इस समय हम मौजूद हैं रामनगर कांग्रेस के दफ्तर में। दरअसल गणेश गोलदियाल जी की जो लड़ाई है बलौनी से, वो वास्तव में रोमांचक मोड़ पे पहुंच चुकी है। भाजपा के दावे हैं कि एक तरफा जीत रहे हैं, मोदी की लहर है, लेकिन कांग्रेसियों का अपना राग है और जिस तरीके से कांग्रेसियों में जोश आया है वो वास्तव में अद्भुत है और जमीन में आपको कांग्रेस का वो जोश दिखाई देता है। एज ए पत्रकार मैंने ये जोश महसूस किया है और हमने एक ऑनलाइन सर्वे भी किया। उस ऑनलाइन सर्वे में गणेश गोलदियाल जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आखिर ये क्या कारण है कि गणेश गोलदियाल कौन से उम्मीदवार हैं? तो हमारे सामने सबसे पहले तो नगर मंडल अध्यक्ष रामनगर के भुवन शर्मा जी मौजूद हैं और रमेश करकवाल जी चंपावत के पूर्व विधायक और पुष्प दुर्गापाल जी पूर्व दर्जाधारी राज्य मंत्री हैं। बाकी अन्य कांग्रेस के गण अपने यहाँ दिखाई दे रहे हैं। हमारा सवाल ये होगा कि आखिर गणेश गोलदियाल जी के जब चुनावों की घोषणा हुई उनके नाम की, तो ऐसा क्या जोश आया कांग्रेसों में? मैं 2019 के चुनाव की तरफ जब देखता हूं तो जब मनीष खंडूरी का नाम आया, हालांकि उस समय मैं दिल्ली में था, तो मनीष खंडूरी के नाम से वो जो जोश था पैदा नहीं हो पा रहा था, वो जो स्फूर्त होता है वो नहीं मिल पाया। लेकिन गणेश गोलदियाल के नाम से एक अलग ही वो है। और देखिए रामनगर इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ महेंद्र पाल जी को टिकट मिलता है जो बाहरी उम्मीदवार बताए जाते हैं और मात्र 15 दिन वो यहाँ रहते हैं और 15 दिन में ही 28,500 वोट लेके चले जाते हैं। अगर कांग्रेस के बागी उम्मीदवार ने निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ा होता तो शायद कांग्रेस से चुनाव जीत जाती महेंद्र पाल जी के होते हुए। तो भुवन शर्मा जी स्वागत है आपका पहले हमारे चैनल में। तो सबसे पहले सर आपसे सवाल है क्योंकि आप यहाँ के मंडल अध्यक्ष हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिल रही है, महसूस हो रही है? क्योंकि आपके नेतृत्व में इसमें चुनाव रामनगर के नगर मंडल की बात करें, लगता है कि इस बार जो चमत्कार महेंद्र पाल सिंह जी ने किया 15 दिन में, वो चमत्कार दोहराएगी और उससे अधिक वोट लाएगी? चमत्कार नहीं, देखिए कि जो हमारे लोकसभा प्रत्याशी हैं माननीय श्री गणेश गोलदियाल जी, वो एक जमीनी नेता हैं और उन्होंने पूरी लोकसभा के लिए और लोकसभा ही नहीं पूरे उत्तराखंड के जब वो प्रदेश अध्यक्ष थे तो उन्होंने बहुत काम किए हैं और वो उनके टिकट होते ही हमारे अंदर और हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर इतना जोश आ गया है कि बिना आर्थिक संसाधनों के भी, जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे खाते सीज कर दिए, अभी हमारे उनका गोलदियाल जी का मैसेज था कि उनके लिए भी दिक्कतें पैदा हो रही है, या जैसे अभी उनके ऊपर इनकम टैक्स का जो है छापा मारने का उनका लेटर आया, तो उसके बावजूद संसाधन न होने के बावजूद जो मैं देख रहा हूं, आज मुझे 6वां दिन है लगातार जो है प्रचार प्रसार करते हुए पंपापुरी, दुर्गापुरी, भरतपुरी से आज भी मैंने रेलवे कॉलोनी, घास मंडी जो करा, जो मेरे कार्यकर्ताओं के अंदर और जो पब्लिक से रिस्पॉन्स मिल रहा मुझे, वो हमें बिल्कुल हम कामयाब होंगे। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नगर से कम हम, ग्रामीण तो हमारे पास है ही, पूरी टीम लगी हुई है, नगर से भी हम कम से कम 10,000 वोटों से आगे रहेंगे, ये मेरा पूरा विश्वास है। अच्छा, ये जब मनीष खंडूरी जब 2019 में चुनाव लड़े थे यहाँ पे, वो जोश वो उत्साह क्यों नहीं था और ये इस बार क्यों उत्साह देखा जा रहा है? देखिए मनीष खंडूरी जी का टिकट हमारी पार्टी में अचानक हुआ, उनका स्वागत हुआ। हम जो है नगरपालिका सभासद थे और कई हमारे सभासदों ने उनका स्वागत, अभिनंदन किया। हमने अपनी तरफ से भरसक प्रयास किया, लेकिन ऐसा हो सकता है कि वो उनका कभी पॉलिटिकल बेसिस ना रहा हो, तो इस वजह से भी थोड़ा हुआ। लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं ने उस समय भी बहुत ज्यादा मेहनत करी थी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये पब्लिक का जो है, जनता का वो है, उसे हमें स्वीकार करना पड़ेगा, तो इसलिए हम उस समय असफल रहे। लेकिन मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं क्योंकि पूरी विधानसभा, रामनगर विधानसभा में जितने भी हमारे, चाहे वो एनएसयूआई हो, यूथ हो, चाहे हमारे पुराने जितने भी सीनियरों से मेरी बात होती है, चाहे वो हमारे सीनियर कार्यकर्ता हो और या हमारे बरगद के पेड़ रंजीत रावत जी हो, जो पूरे उससे जो है चुनाव बिल्कुल भरपूर तरीके से जोशो खरोश से जो लड़ा रहे, तो इसलिए हम बिल्कुल कामयाब होंगे, ये मेरा विश्वास है। बहुत धन्यवाद। देखिए मैं इसलिए इस इंटरव्यू को आपको देखना चाहिए क्योंकि जब 2022 का चुनाव था यहाँ पे और 15 दिन का था, अच्छा तब तो आप खैर नहीं थे अध्यक्ष, लेकिन एज ए कार्यकर्ता वो उस समय जब महेंद्र पाल सिंह जी आए थे उतना जोश नहीं था, उसके बावजूद वो 28,500 वोट लेके आए। देखिए उस समय ये मैंने महसूस किया कि अगर उस समय रामनगर के किसी बेटे को, चाहे हमारे पीछे उसको दुर्गापाल जी हैं, अगर इनको टिकट मिल जाता रामनगर से तो ये भी सीट आराम से निकाल लेते, क्योंकि बाहर से उम्मीदवार आए तो यहाँ के लोकल जो कांग्रेसी थे उन्होंने कहा यार बाहर से उम्मीदवार थोप दिया, तो कहीं ना कहीं उसका बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था उनके। लेकिन उसके बावजूद 28,500 वोट। मैं आपसे पूछूंगा ऐसे कार्यकर्ता, ऐसा क्या था कि 15 दिन सिर्फ आए हुए थे उनको, उसके बावजूद 28,500 वोट? तो क्या ये कैडर वोट इतना है आप लोगों का यहाँ पे? देखिए 2017 का जब चुनाव, 22 का
2017 का जो चुनाव पूर्व विधायक सल्ट रणजीत रावत जी ने लड़ा, उसके बाद जब वो असफल हुए, उसके अगले दिन से ही हर कार्यकर्ता से, हर घर घर जाकर लोगों से जो उन्होंने मुलाकात करी, तो इतने उन्होंने असंख्य जो है, बहुत ज्यादा मात्रा में हमारे पास जो है संख्या में कहता हूं आपसे कि बहुत ज्यादा कार्यकर्ता जो है नए नए जो इधर उधर थे सब जुड़े। तो उसका भी एक रिजल्ट है जो है रणजीत रावत जी जो है पूरी टीम, जबकि वो विधायक वहां से लड़ रहे थे सल्ट से, लेकिन उसके बावजूद महेंद्र पाल जी यहाँ आए तो जितने भी हमारे नगर पालिका के सभासद थे वो सब उन्हें चुनाव लड़ा रहे थे और पूरी टीम उनको चुनाव लड़ा रही थी। तो हमारा यहाँ पर ऐसा नहीं है, हम आपको बता दें, हमारे पास इतना कार्यकर्ता है कि हम अवश्य चुनाव जीतते। और ये फिलहाल अब हम बात करेंगे हिमेश अग्रवाल जी, पूर्व विधायक चंपावत, और उसके बाद हम दुर्गापाल जी से बात करेंगे, क्योंकि जब पूर्व विधायक रहे तो गणेश गोयल जी का स्वभाव कैसा है, क्या वास्तव में जो जोश देखने को मिल रहा है, क्या उसका असर उत्तराखंड की बाकी विधानसभा सीटों में देखने को मिल रहा है। फिलहाल तो सर ये जब मैं आपका माइक दे लेता हूँ, अब मैं ये देता हूँ इनको सर, ये देखिए कौन सा था नीचे आइए। तो सर पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, धन्यवाद। ये दूसरा इंटरव्यू पहले हमने उपदाई इलेक्शन में लिया था। हिमेश अग्रवाल जी, आपने तो गणेश गोयल जी के साथ काम किया, उनके साथ सदन में बैठे हैं, तो गणेश गोयल जी का ऐसा क्या स्वभाव है कि जो कांग्रेसी कार्यकर्ता कहीं सो गया था उसके अंदर वो स्फूर्ति, ऐसे पत्रकार मैं भी महसूस कर पा रहा हूँ। देखिए, गोदयाल जी और मैं 2002 में नरेंद्र तिवारी जी की सरकार में भी एक साथ थे और बाद में बहुगुणा और हरीश रावत जी वाली सरकार में भी हम एक साथ थे। बड़े नजदीक से उनको जानने समझने का, उनके साथ काम करने का मौका मिला। राजनीति जीवन में साफ और स्वच्छ छवि और राजनीतिक व्यक्ति को जो शुचिता चाहिए बिरले ही लोगों में देखने को मिलती है। उन बिरले लोगों में एक है गणेश गोयल जी। अच्छा, लोग ये कहते हैं कि वो प्लान की बातें करते हैं लेकिन खुद तो वो बम्बई रहते हैं, इस तरह की बातें भी चल रही हैं। और अगर आईटी का नोटिस मिला है तो इसमें क्या दिक्कत है, मिल गया तो मिल गया, तो उसको क्यों बबल मचाना इस पर? देखिए ना, 2016-17 में जब मोदी जी का लेजर शो नहीं होने दिया था उन्होंने, उस समय भी ऐसी तमाम जांचें हुई, उनके खाते सीज कर दिए गए, सब चीज कर देते ना, कहाँ कौन पीछे कर रहा था। मगर अब टाइम और वक्त निकाल करके जिस तरीके से पहले उनको दबाने की कोशिश की गई, प्रलोभन देने की कोशिश की गई, तोड़ने की कोशिश की गई, और जब कुछ नहीं हुआ तो खाली ध्यान डाइवर्ट करने के लिए ये नोटिस भेजे गए, होना इसमें भी कुछ नहीं है। ये मैं यहाँ की जनता, उत्तराखंड लोकतंत्र में सबसे बड़ी अदालत जनता की होती है और जनता उनकी ईमानदारी का सर्टिफिकेट उनको समय समय पर दे चुकी है। एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने चारधाम टेम्पल कमेटी का चेयरमैन रहते हुए एक नया रुपया तनख्वाह के रूप में नहीं मिला, जबकि 1 लाख रुपया उसके अध्यक्ष को मिलता था, उन्होंने नहीं लिया कभी अपने जीवन काल में। और जब तक वो उस पद पर रहे उसको पैसे को बढ़ाया, मंदिरों के लोगों से पैसा लाके मंदिरों के नए निर्माण कराए, जो यात्रा मार्ग के मंदिर थे। ऐसी सुचिता मैं समझता हूँ कि दूसरा उदाहरण ढूंढना बहुत कठिन है। पुराने जमाने में लाल बहादुर शास्त्री और दूसरे लोगों के जिक्र होते थे, मगर अब एक ऐसा व्यक्तित्व यहाँ के लोगों को मिला है जो देश की सबसे बड़ी संसद में उत्तराखंड की सबसे सशक्त आवाज होगा। इस मौके को उत्तराखंड के लोग बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहेंगे। अच्छा खरकवाल जी, क्योंकि पूरे विधायक भी रहे 2 बार और अब चलते राजनीति में, अक्सर जैसे मोदी लहर के बारे में पब्लिक राय करती है, उनको लगता है कि अभी भी जो है मोदी लहर है। कई बार हम एज ए नागरिक हम सोचते हैं यार कि जो हमारे वहां पहाड़ियों में खासकर ये है, हमें लगता है यार हम हारने वाले कैंडिडेट को क्यों दें, क्योंकि अगर देखिए सरकार मोदी की बनी, कैसे लोगों में धारणा है, तो ऐसे में गणेश गोयल जी लाख अच्छे हो, लाख ईमानदार हो, तो लोग अनिल बलूनी जैसे उम्मीदवार, क्योंकि उनको मोदी का दाएं हाथ भी कहा जाता है और ये कहा जाता है कि अगर वो चुनाव जीते तो मंत्री भी बनेंगे और विकास की एक नई धारा लेके आएंगे, तो लोग कैसे गणेश गोयल जी को वोट करेंगे ना चाहते हुए भी? देखिए, लोगों ने दो बार लोग ठगे गए हैं, एक बार छोड़ के 2 बार। जो जुमले पहले इन्होंने कहा अच्छे दिन आएंगे, फिर अच्छे दिन तो क्या आते हैं, दोबारा फिर इन्होंने कह दिया 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे। नौकरी मिलना छोड़ के नौकरी बंद हो गई। जो युवा सबसे ज्यादा मोदी मोदी चिल्ला रहे थे उस समय, आज देखो अग्निवीर खत्म कर दी, अग्निवीर योजना लाके उनकी सेना की भर्ती भी खत्म कर दी। आज कितने बुरे हालात हैं कि आईआईटी, लोगों का सपना होता था, अपने बेटे को पढ़ाते थे कि आईआईटी में निकल जाए, और आज आईआईटी जैसे संस्थानों के 36%, 40% लोग, उनको प्लेसमेंट कहीं नहीं मिल रही है। लोग ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि 2 बार इन्होंने ठग दिया। इन्होंने जब पहली बार मोदी जी आए थे, उन्होंने कहा भैया डबल इंजन दो, हमको दे दिया डबल इंजन। क्या हुआ?
अच्छा, जैसे अभी आपने कहा कि आईआईटी में 36% कैंपस प्लेसमेंट नहीं हो पाई, उसका मेन कारण ये रहा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है वो रटने में ज्यादा विश्वास कर रही है, समझने में कम कर रही है। तो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो जब प्लेसमेंट देती है तो जब इंटरव्यू होते हैं कैंपस उसमें फेल हो गए तो उसमें नौकरी नहीं मिली उनको। तो मोदी जी आप देखिए ना, आईआईटी का सिलेक्शन ही, आईआईटी में सिलेक्शन ही ये गारंटी होता है कि बुद्धिमान है। आप आईआईटी में एडमिशन इतना आसान काम नहीं है। आप देखिए कि कितने लोग कितने टाइम तक उसकी परीक्षा की तैयारी करके और कितनी कोचिंग करके वहां तक निकलते हैं, पहुंचते हैं, मगर क्या है कि रोजगार है नहीं। आज लोग कांग्रेस की तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, जिन्होंने कहा कि हम पहले ही वर्ष में जो 30 लाख पद खाली है उनको भरेंगे। हमने कहा कि जो हमारे शिक्षित बेरोजगार है उनको हम 1 साल की ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग के दौरान भी उनको 1 लाख रुपए देंगे और उसके बाद उनको स्थायी नौकरी की व्यवस्था करेंगे। अच्छा, कांग्रेस से कहा है। मतलब आपको लगता है कि जो अग्निवीर मुद्दा है वो ये वास्तव में बीजेपी पर भारी पड़ने वाला है, ये आप कह रहे हैं? बिल्कुल भारी पड़ने वाला। अग्निवीर तो भारी पड़ेगा ही पड़ेगा, मगर रोजगार जिस तरह से बंद हुआ है, जिस तरह से भर्तियां बंद हुई है, जिस तरह से इन्होंने पदों को खत्म किया है, वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड के युवा जो सालों से वर्षों से पढ़ाई कर रहे थे, आप देखिए ना, जितने हमारी नवरत्न कंपनियां थी जिनमें नौकरी के लिए युवा 18-18 घंटे पढ़ते थे, आज वो सब प्राइवेट निजी सेक्टर को बेची जा रही है। लोगों को अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। इन्होंने लोगों को धर्म की अफीम चढ़ा करके कोशिश तो की थी कि हम जो है चुनाव जीत जाएं, और 2 चुनाव ये जीत भी गए, मगर अब काट की हंडिया में बार बार नहीं होगा। और मैं आपको बता दूं, ये चुनाव हेमवती नंदन बहुगुणा के बाद दूसरा चुनाव होगा जो एक मिसाल बनेगा। एक व्यक्ति जिसके पास संसाधन नहीं है, जिसके पास पैसा नहीं है। मेरे को पहले दिन का जिगर आ रहा है, मैं अभी 2 दिन को रामनगर थे, मैं उनके साथ दौरे में था। रास्ते में एक जगह गैंग की लेबर और गैंगमेट वगैरह थे, गोदियाल जी की गाड़ी जा रही थी, उन्होंने गाड़ी रोकी और गाड़ी रोक करके जितने भी लेबर वाले थे उन्होंने, मजदूरों ने 1100 रुपए इकट्ठे करे और जो गैंगमेट थी उनने 5000 रुपए, और उन्होंने कहा गोदियाल जी हमें पता चला आपके पास पैसे नहीं है, आप ये पैसे ले लो। तो ऐसे दिल से लोग उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। ये चुनाव गणेश गोदियाल का चुनाव नहीं है, ये उत्तराखंड के एक ईमानदार राजनीतिज्ञ की अस्मिता का चुनाव है। अच्छा, मुझे खरगवाल जी चीज और पूछनी है कि 2022 के चुनाव में जिस तरह गुटबाजी हुई, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता का थोड़ा सा डाउन हो गया था। आपको लग रहा है कि गणेश गोदियाल जी जब लड़ रहे हैं चुनाव तो वो जोश वापस से कार्यकर्ताओं में पैदा हो गया है और वो दुगने जोश से आगे आ रहे हैं? आप देखिए, खाली ये गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में नहीं, उत्तराखंड की 5 लोकसभा के कार्यकर्ता जो हैं, आप फेसबुक में देखिए ना किस तरह से शेयर हो रही है पोस्टें, कौन लोग शेयर कर रहे हैं, हर जगह का कार्यकर्ता उत्साह में है। और ये गणेश गोदियाल की ऐतिहासिक जीत, एक तो पहाड़ की सशक्त आवाज को, जो पहाड़ मौन हो गया था एक समय, जिसका नेतृत्व हेमवती नंदन बहुगुणा, चंद्रमोहन सिंह नेगी, नारायण दत्त तिवारी, केसी पंत, गोविंद वल्लभ पंत जैसे लोग जिस पहाड़ का नेतृत्व करते थे, वो पूरे पहाड़ की आवाज इन 5 मौनी बाबाओं के जाने के बाद भारत की संसद में मौन हो गई। लोग पूरे उत्तराखंड के लोग बड़ी उम्मीद से गोदियाल जी की तरफ देख रहे हैं कि ये शख्स, ये व्यक्तित्व अगर वहां पहुंचेगा तो फिर से उत्तराखंड के लोगों का लोहा अच्छा देश खानेगा। खरगवाल जी, एक सवाल मेरा है ताकि लोग कन्विंस भी हो जाए इससे। मान लीजिए कि मोदी सरकार आ रही है सपोज, तो ऐसी स्थिति में लोग गणेश गोदियाल को वोट क्यों करें? देखिए, मैंने आपको स्पष्ट बता दिया, ये बहुत से बहुत 150 से 180 के बीच में आएंगे। देखिए, आप जैसे बिरले पत्रकार हैं जो लाइव दिखा रहे हैं, और यही जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है, यही थोड़ी बहुत उम्मीद बची है, बाकी बची है। नहीं तो इस दौर में जब पूरा मीडिया बाजारवाद का ध्वजवाहक हो गया है, उस समय में चंद उम्मीद की किरणें आप जैसे पत्रकार बैठे हैं जो लाइव दिखा रहे हैं। नहीं तो 400 पार कहने वाले, आप देखिएगा, अगर कहीं भूल से भी 19-20 हो गई तो 400 पार होगा, डीजल 400 पार होगा, क्या बात है, मोबाइल का रिचार्ज 400 पार होगा। अच्छा, बस एक सवाल मैं आपसे दुर्गापाल जी के पास आ रहा हूँ। 2022 के चुनाव में और अब के जो ये विधानसभा लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, कार्यकर्ताओं में आप वो जोश महसूस कर पा रहे हैं वास्तव में, मतलब एक आग, और क्या इस जोश का गढ़वाल का बाकी उत्तराखंड की बाकी अनिश्चित असर देखने को मिलेगा? आप देख रहे हैं कि मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूं। मैं पूरे दिन भर मैंने मीटिंगें करी है, आप मेरी फेसबुक देखेंगे, मैंने टनकपुर मीटिंग करने के बाद, बनबसा मीटिंग करने के बाद फिर शाम को चल के यहाँ आ गया हूँ कि क्या है पोजीशन देंगे। और आप देखेंगे अभी भी हमारे जो यहाँ के नेता है रंजीत रावत जी,
वो मैं कार्यालय बैठा हूँ, नहीं आए हैं, फील्ड में गए हैं, डोर टू डोर प्रचार में गए हैं, टीमें प्रचार में गई है। ये कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि इस चुनाव को सारे लोगों ने अपना चुनाव मान लिया है। मान लिया। मुझे लगता है कि इस इंटरव्यू को देखने के बाद जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो और दूसरे जोश से कर पाएंगे, क्योंकि जिससे कांग्रेस का जोश देखने को मिल रहा है। देखिए, ऐसे पत्रकार मैंने ग्राउंड में कांग्रेस को जोश को महसूस किया है, और वास्तव में आपको देखो कि लोकतंत्र में मजबूत विपक्ष होना चाहिए, और लोकतंत्र की खूबसूरती है कि धरातल पे जब कार्यकर्ता आगे आते हैं, चाहे किसी भी दल के हों, तो लड़ाई को दिलचस्प बनाते हैं। और सर, पहली बार मैंने ये महसूस किया कि कांग्रेस में कोई गुटबाजी नजर नहीं आ रही है। एक बात हो कि लोग इस समय गणेश गोदियाल को जिताना चाहते हैं, बिल्कुल जिताना चाहते हैं गणेश गोदियाल। अगर कहीं कोई पहले तो सत्ता इनकी नहीं आ रही, कांग्रेस की आ रही है, और कहीं कोई ऊंच नीच हो गई, वो अकेला नकेल डालने में सक्षम है। उसके पास ऐसा दिमाग है, ईमानदारी कर्मठता उसकी पूंजी है, सत्यता उसकी पूंजी है, और उस ईमानदारी और कर्मठता के बल पर इन सब की, जो अपने को, जिनको लोग कहते हैं कोई हरा नहीं सकता, लहर चल रही है, इन सब की नाक में नकेल डालने का काम गणेश गोदियाल करेगा। देखिए, अब हम बात करेंगे पुष्कर दुर्गापाल जी से, जो देखिए पूर्व राज्य मंत्री भी हैं और अपनी वाक पटुता से आपको प्रभावित भी करते हैं। तो दुर्गापाल जी, ये पकड़िए एक माइक और आपसे बात करेंगे। सर, पहला मेरा सवाल, आप तो बाकी सवाल पूछ लिए, तो मेन मेरा सवाल है कि सर, क्योंकि ऐसे नागरिक, जैसे मान लो कि मैं वोट करने जा रहा हूं और मुझे पता है कि मुझे सरकार आ रही है और अनिल बलूनी मजबूत उम्मीदवार है, तो मैं कहूंगा यार अनिल बलूनी को मैंने हरा दिया, वो तो केंद्र मंत्री बनेगा, कई सारी योजनाएं लेके आएगा, तो गणेश गोदियाल अच्छे तो है पर जीतेंगे नहीं, सरकार तो आएगी कांग्रेस की, बीजेपी की, तो हम क्यों वोट दें? और बीजेपी कहीं ना कहीं इस समय ऐसी स्थिति में है कि वो बदले की राजनीति भी करती है। मान लो कि उन्हें पता भी इसने हराया, इनका इलाज करो, तो ऐसी स्थिति में गणेश गोदियाल को कोई वोट क्यों करे? ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल गलत है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव हर पार्टी लड़ती है। जब 2022 में चुनाव हुआ, हमारे कांग्रेस का जो सर्वे था, माननीय हरीश रावत जी को कितने % लोग मुख्यमंत्री दिखा रहे थे? कम लोग दिखा रहे थे, ज्यादा परसेंटेज, सारे सर्वे में हरीश रावत सबसे, अरे हाँ, उस समय मुख्यमंत्री की दौड़ में नंबर 1 पर पहले जब, लेकिन क्या लोगों ने वोट कांग्रेस के पक्ष में किया? हाँ। अगर आज मोदी सरकार अपने को 400 पार कह रही है, कोई जरूरी नहीं है लोग मोदी के वोट करेंगे। गणेश गोदियाल का एक व्यक्तित्व ऐसा है, जब आपने भी कहा कि सारे लोग, कोई यहाँ नहीं विपक्ष दिख रहा आपको, कोई गुटबाजी दिख रही है नहीं, इस बार सारे लोग मिलजुल कर दिल से चाह रहे हैं। जिनको लोग नहीं भी आने देना चाह रहे हैं, वो भी चुनाव लड़ाना चाह रहे हैं। ये तो आप फील्ड में देख रहे हैं। तो गणेश गोदियाल 1000% जीतेंगे। ये बात जिस दिन हम वो यहाँ आए थे, कि मन में मेरे बहुत दिन चली, मैंने भी उनसे शेयर की, मैंने उन्हें कहा, मैंने कह दी बात, क्योंकि जब मैं छोटा था, ललित मोहन दुर्गापाल इस क्षेत्र के एक छत्र नेता थे। बहुगुणा को लड़ाने कांग्रेस के लोग तमाम हुए, लेकिन गढ़वाल के लोगों ने अपने को ठगा हुआ महसूस किया। सत्ता के खिलाफ जाके हेमवती बहुगुणा को जिताया। ऐसे भले ही कोई सरकार कह रही हो हम आ रहे हैं, लेकिन गढ़वाल के लोग उस बात को नजरअंदाज करके हेमवती बहुगुणा का इतिहास दोहराएंगे और गणेश गोदियाल को जरूर जिताएंगे, मेरा मानना है। देखिए, यानी कि इस बार गढ़वाल लोकसभा में इतिहास दोहराया जा सकता है कि उन्होंने बताया कि जब इंदिरा गांधी सरकार में जीती थी, लेकिन गढ़वाल से हेमवती नंदन बहुगुणा जीते, और उस समय पूरे उत्तराखंड के और पूरे उत्तर प्रदेश में और पूरे देश में एक चर्चित चेहरा बन चुके थे। तो क्या गणेश गोदियाल उस सीट में आने वाले हैं हेमवती नंदन बहुगुणा में? उस पर मैं, आपको भी लग रहा है कि शायद, अगर जैसे बहुत ईमानदार आपने बयान दिया कि मान लीजिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट आती है, तो भी हेमवती नंदन बहुगुणा की तरह गणेश गोदियाल जी जी सकते हैं और अपनी आवाज बुलंद करेंगे संसद में, ये आपने कहा। बिल्कुल। अच्छा, अब एक चीज, जो गुटबाजी 2022 में देखी गई कांग्रेस में, रामनगर में, बाकी जगह, उस गुटबाजी को आप 1% भी महसूस नहीं कर पा रहे हैं आप? वो गुटबाजी नहीं थी, वो कार्यकर्ताओं का एक अधिकार होता है। छोटे लेवल पर हर आदमी, भाई ग्राम प्रधान लेवल पर लड़ाई होती है, हाँ। लेकिन हम एक ग्राम प्रधान को जीते हुए कोई नहीं रखते, हम हारे हुए को भी रखते हैं। तो ऐसे ही बीडीसी में भी कंपटीशन होता है, फिर ब्लॉक प्रमुख में होता है, नगर क्षेत्र में, वार्ड में होता है, चेयरमैनी में होता है, ऐसे एमएलए में होता है। जिसको लगता है कि मैं एमएलए बन सकता हूं, उनके मन की भावना नहीं होती, तो थोड़े दिन उनमें अशांति रहती है। कुछ लोग लड़ते हैं, कुछ लोग निर्दलीय लड़ जाते हैं, जीत भी जाते हैं। हमारे शैलेंद्र मोहन सिंघल 2002 में जीत गए थे, और उन्होंने नरेंद्र तिवारी की सरकार को, क्योंकि शैलेंद्र मोहन सिंघल के पिताजी काठी कांग्रेसी थे। कुछ लोग नहीं लड़ते हैं कि भाई, कई लोग कहते हैं हम लोग नरेंद्र तिवारी को कांग्रेस मानते हैं। हम लोगों ने इस जिला नैनीताल के लोगों ने कांग्रेस ही तिवारी जी को माना। जब यहाँ तिवारी जी ने तिवारी कांग्रेस बनाई, पूरा लोग तिवारी हो गए। ऐसे ही यहाँ लोग कांग्रेसी हैं, और ऐसा नहीं है वो छोटे लेवल पर आदमी की। अच्छा, मैं दुर्गापाल जी एक बात और पूछूंगा, क्योंकि आप गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र में, रामनगर में आते हैं और आपने काफी नजदीक से महसूस भी किया है।
जब मनीष खंडूरी को बनाया गया था 2019 में उम्मीदवार, तो उस समय जो भाव रहा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में और ऐसे कांग्रेसी कार्यकर्ता, कांग्रेसी नेता, और अब 2024 में गणेश गोयल जी को मिला टिकट, उन दोनों की तुलना करेंगे तो उसमें कार्यकर्ताओं का जोश कैसा था और अब कार्यकर्ताओं का जोश? नहीं, मैं ऐसा कोई क्रिटिसाइज नहीं करूंगा। कार्यकर्ताओं के जोश में उस वक्त भी कोई कमी नहीं थी। मनीष खंडूरी से भी किसी का कोई द्वेष नहीं था। मनीष खंडूरी भी एक ईमानदार चेहरा था हमारा। क्योंकि हमने जब अनाउंस किया कि हमारा कैंडिडेट था कि हमारा स्वच्छ छवि का कैंडिडेट है, आज वो दूसरे दल में चला गया, हम कहते हैं स्वच्छ छवि का नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है। हमारे कार्यकर्ताओं ने मिलजुल कर, कभी कोई एमएलए की लड़ाई नहीं थी, तब भी पूरी ताकत से लड़ाया। दुर्भाग्यवश जनता का जनादेश आदमी को मानना पड़ता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो तो जोश 2019 में नहीं था, 2024 में तो जोश महसूस कर रहे हैं ना? नहीं, 2024 में तो उससे ज्यादा महसूस कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं ये नहीं कहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने 2019 में काम नहीं किया, उनके अंदर जोश नहीं था। उनके अंदर उस वक्त भी उतना ही जोश था जितना जोश आज है। अच्छा, रामनगर विधानसभा से बीजेपी ये मान के चल रही है कि हम 30,000 से अधिक वोटों से जिताएं बलूनी जी को, तो आपको लग रहा है कि आप उसे पार पा पाएंगे? तो साहब, सपने देखने में किसी को कोई हर्ज नहीं है। हाँ। हम 2009 में, मेरे को 56 साल की मेरी उम्र हो, मैं 91 से यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हूँ। हरीश रावत जब प्रदेश अध्यक्ष बने तो मैं उनके संग प्रवक्ता था प्रदेश कांग्रेस कमेटी में, तो मुझे कोई बताने की जरूरत नहीं है। 2009 में जब पौड़ी लोकसभा में जुड़े तो सतपाल महाराज पहली बार कांग्रेस के निशान पर अगर एमपी बने तो रामनगर की बदौलत बने। रामनगर से ही उनकी लीड हुई और रामनगर से ही वो एमपी बने, और उन्होंने रामनगर को माना भी कि मैं रामनगर से जीता हूं 2009 में भी। अच्छा, आज दोबारा रामनगर अपने को फिर रामनगर सिद्ध करके दिखाएगा, ये मेरा मानना है। अच्छा, मतलब 2024 की जो लड़ाई है 14 विधानसभाओं की गढ़वाल में, उसमें रामनगर मुख्य भूमिका निभाने जा रहा है। अगर यहाँ थोड़ा ऊंच नीच हो गई तो बीजेपी आवाज निकाल लेगी। देखिए, तो आपने तीनों महानुभावों को सुना और यहाँ पर ये दिलचस्प लड़ाई है, आगे और भी जारी रखेंगे। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि गढ़वाल लोकसभा की सीट में सबसे दिलचस्प लड़ाई हो गई है, रोमांचक लड़ाई हो गई है, और ईमानदार और जमीनी पत्रकारों के लिए ये वास्तव में एक अद्भुत है कि वो लोगों के पास जाए और जाने। क्योंकि अगर आप ईमानदार निष्पक्षता से पत्रकारिता करेंगे तो आपको आनंद आएगा। मजा तभी है जब आप बिना किसी लालच के पत्रकारिता करें, और इस समय जो महसूस कर पा रहा हूं, वास्तव मुझे लग रहा है कि गणेश गोयल जी कड़ी टक्कर दे रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये इंटरव्यू खत्म करता हूं कि मैंने एक सर्वे किया है ऑनलाइन, और उस ऑनलाइन सर्वे में गणेश गोयल जीत रहे हैं। तो बताइए, तो जिस तरीके से सोशल मीडिया में गणेश गोयल जी जीत रहे हैं और गढ़वाल के क्षेत्रों में, श्रीनगर में कल करूंगा, श्रीनगर की बात करें और हम बात करें पौड़ी की, तो गढ़वाल सभा के इलाकों में भी एक तरफा चीज आ रही है। फिलहाल अंतिम क्षेत्र में मोदी जी क्या करिश्मा करते हैं या किसकी नेता की रैली होती है वो मुकाबला होगा, लेकिन 12-14 के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन फिलहाल कड़ी टक्कर है, एक तरफा जीत ना बलूनी की ना गोयल की। तो लोकतंत्र की इस अनुभूति को मैं महसूस कर पा रहा हूं। फिलहाल रवि के बिंदास बोलते हैं शुक्रिया, और आप सभी महानुभावों को प्रणाम। जय उत्तराखंड, जय लोकतंत्र।